भाजपा की पहली लिस्ट के बाद ही भाजपा के नेताओं और वर्करों में कोहराम मचा हुआ है, जिनकी टिकटें कट चुकी हैं और इसी के चलते ही आज कांग्रेस की भी जो लिस्ट है वो आ सकती है। इसका खुलासा आलोक शर्मा जो सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा किया गया है कि देर शाम को ये लिस्ट आ सकती है। इसी के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के रूठे हुए नेता हैं जिनके टिकटें काट दी गई थी, अभी भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जिस तरह से कोहराम भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है, उसको लेके जो केंद्रीय नेतृत्व तक जो नेता हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। जो बागी हैं, बागी भारतीय जनता पार्टी का खेल ना बिगाड़ पाए, इसके लिए मनाने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की आज हाई लेवल की बैठक होनी है। दरअसल में इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे आगे बातचीत बढ़े, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी लगातार जेल में ही हैं और अगर ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ जाते हैं तो वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले अकेले दोनों पार्टी अपना दम भरेंगी। लेकिन फिलहाल जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं आते हैं तब तक सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कमान संभाल रही हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां करके हरियाणा के अंदर अपना वर्चस्व जो है वो बनाने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी में दोनों गठबंधनों को लेकर के काफी सरमागर्मी तेज हो गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली की सीमापुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आज दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया। दरअसल उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और उनको झटका तब लगा, आम आदमी पार्टी को झटका तब लगा जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। आज यानी शुक्रवार को राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पवन खेड़ा मौजूद थे और साथ में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के दौरान आम आदमी पार्टी को सामाजिक न्याय और अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी बताया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे 2 बार विधायक और मंत्री बनाया और इसके लिए मैं उनका आभार हूं, लेकिन जो सामाजिक लड़ाई मैं लड़ता आ रहा हूं उसमें उनका साथ नहीं मिला। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को जो राजेंद्र पाल गौतम जो सीमापुरी से विधायक थे, उन्होंने दिल्ली सरकार को यानी कि केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार विधानसभा 2025 के पहले जदयू में बगावत के सुर उठने शुरू हो चुके हैं। जदयू के विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह ने ऐलान किया है कि अगला विधानसभा चुनाव वो बार विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, जबकि बार विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं वो बीजेपी कोटे से हैं और उनका नाम ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू है। हालांकि ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू का कहना है कि बार विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विधायक की जो वैकेंसी है वह खाली नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र हमारा है, हम वहां से जीते हुए विधायक हैं और अगला जो विधानसभा चुनाव है वो भी हम बार विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर संजय सिंह की बात करें तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और बार विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह भी इशारा कर दिया है कि अगर उनको पार्टी भी बदलना पड़े तो वो पार्टी बदलेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव वो बार विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर दोहराया है कि वो 2 बार आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब ये गलती वो नहीं दोहराएंगे, वो बीजेपी के साथ ही सरकार में रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल परिसर में बिहार के पहले आई हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने आए हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार में कई काम हुए हैं और अब ये गलती नहीं दोहराएंगे कि फिर वापस जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री का यह बयान तब आया है जब हाल ही में तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि बिहार की राजनीति में फिर कुछ होगा। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं और इस दौरान वो पटना के अलावा दरभंगा एम्स, भागलपुर और गया में जाएंगे और वहां मेडिकल कॉलेज में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में एम्स के निर्माण को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस अस्पताल का उद्घाटन होगा। लेकिन भागलपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे काफी नाराज हो गए हैं। दरअसल वहां 200 बेड के बनने वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह में अश्विनी चौबे को आमंत्रण नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। हमारे चुनाव प्रभारीगण और आज 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के समय उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, बंधु भगिनीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है।
मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और